टीचर। ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार भार्गव। तो आज जो हम बात करेंगे कक्षा 11 कृषि गणित के लिए मॉडल पेपर 2024। तो इसमें जो है टोटल 17 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ लघुत्तरी और कुछ जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सरल करते हैं। तो इसको हम सरल कुछ इस प्रकार करेंगे। पहले हम इसको इससे घटा लेंगे। तो इसको इससे घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो अगर हम इसको घटाते हैं तो मिलेगा 0.256 से हमें घटाने हैं 169। तो यहाँ कितना मिलेगा? 16 से 9 जाएंगे तो हमें मिलेगा 7। और यहाँ 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14, 14 से 6 जाएंगे तो बचेगा 8। ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ बचेगा 0 और इससे पहले एक 0 था, एक 0 और हम बढ़ा लेते हैं, फिर हो जाएगा 5। तो हमारे पास मिलेगा 0.0087। ठीक है। इसके बाद इसको हमें घटाने के बाद क्या मिलेगा? अगर 16 से हम 13 घटाते हैं तो हमें मिलेगा 3। तो 0.03। ठीक है। अब इसको इससे भाग करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? भाग करने से पहले हम इसके जो है दशमलव पॉइंट को बराबर कर लेते हैं। तो अगर हम ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो हमें यहाँ 4 0 बढ़ाने हैं। यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो हमें यहाँ 2 0 बढ़ाने हैं। ठीक। ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 87/300। ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसको 3 से भाग करेंगे, नीचे रहेगा 100, ऊपर जाएगा कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 9 27। तो हमारे पास बचेगा क्या? 29/100 मतलब 0.29। ठीक है। और ये हमें दे रखा है 729। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें 729 को 3 की पावर में हम कितना लिख सकते हैं? मतलब ये कि 3 की पावर कितनी करी जाए कि हमारा 729 आ जाए। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर होगा 3 की पावर 6 बराबर कितना? 729। ठीक है। ये तुमको पावर से याद कर लेनी चाहिए। 3 की पावर 5 कितना? 243। 3 की पावर 6 कितना? 729। 3 की पावर 4 कितना? 81। तो हमारे पास x बराबर कितना मिला? x बराबर हमें मिला 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन एक श्रेणी दे रखी है जिसका पहला पद कितना है? -125। दूसरा पद कितना है? -120। ठीक है। तीसरा पद कितना है? -115। इस श्रेणी में देख रहे हो कि ये जो है अगला टर्म इससे 5 कम है, 5 कम है, 5 का गैप हो रहा है। ठीक है। तो हमें अगर सर्वांतर निकालना है तो सर्वांतर बराबर क्या होता है? सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है।
तो दूसरा पद हमें कितना दे रखा है? दूसरा पद दे रखा माइनस 120 माइनस पहला पद कितना दे रखा है? माइनस 125। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये रह गया माइनस का 120। तो ये माइनस के 120 और ये प्लस के 125, इनका अंतर कितना हो जाएगा? प्लस का 5। तो हमारे पास सर्वांतर डी बराबर कितना आया? 5। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि tan अल्फा बराबर a बटे b, तो हमें निकालना है cos 2 अल्फा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो होता है कि cos 2 अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें tan अल्फा का मान पता हुआ है। अगर यहां हम tan अल्फा का मान रख दें तो हमें मिल जाएगा cos 2 अल्फा यहां पर। तो हम cos 2 अल्फा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हमने बताया कि tan स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर। हमें tan अल्फा पता है, तो tan अल्फा का यहाँ हम मान रख देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा a बटे b का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 1 प्लस a बटे b का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा क्या? 1 माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बटे 1 प्लस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर ओपन करने पर, ठीक है। तो अब इसको हम अगर घटाएं यहाँ से 1 से a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा? तो मिलेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ठीक है। भिन्नों का जोड़ और घटाने से, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ें तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है दे रखा हुआ है कि यदि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन 3 थीटा माइनस 50 डिग्री, तो हमें यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो हम cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो इस एक्सप्रेशन से यहां हम लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ये हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां हमें ये साइन मिल गया, ये भी साइन मिल गया। अब इन कोणों की तुलना करने पर तो हमें यहां से अगर कोणों की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना मिलेगा? 3 थीटा माइनस 50 डिग्री, ठीक है। अब पक्षांतर करने पर ये 50 डिग्री है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे और ये थीटा इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा 3 थीटा माइनस थीटा बराबर कितना? 50 डिग्री। तो 3 थीटा से अगर थीटा हम घटाएं तो हमें मिलेगा 2 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया? 50 डिग्री। तो हमें यहाँ थीटा बराबर कितना मिलेगा? 50 डिग्री बटे 2 बराबर कितना? 25 डिग्री। यही हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमें दे रखा है tan थीटा बराबर 4/3। हमें मान क्या ज्ञात करना है? 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अगर यहाँ से हम sin थीटा और cos थीटा के मान निकाल कर tan थीटा की हेल्प से इसमें रख दें तो हमें इसका मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम tan थीटा लिख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर 4/3। और आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार,
ठीक है, तो tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। यहां से तुलना करने पर हमें लंब कितना पता चल जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा 4, आधार बराबर कितना मिल जाएगा 3। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज में अगर हमारा ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो हमारा लंब होगा ये, तो मतलब ये लंब बराबर कितना है 4, और आधार कितना होगा, आधार होगा AB। AB कितना दे रखा है 3। हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो कर्ण की वैल्यू हमें किससे मिल सकती है, कर्ण की वैल्यू हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें कर्ण मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लंब हमें कितना दे रखा है 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना 25। तो कर्ण बराबर हमें यहाँ से कितना मिलेगा, कर्ण बराबर हमें मिलेगा √25, मतलब ये कि हमें कर्ण मिलेगा 5। ठीक है, हमें कर्ण मिल गया कितना 5। तो अब हम यहां से साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना दे रखा है 4, और कर्ण कितना दे रखा है 5। साइन थीटा का मान पता चल गया। ठीक है, अगर हम कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार हमें कितना दे रखा है 3, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमने कितना निकाला, कर्ण हमने निकाला 5। ठीक है, तो हमें साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अगर इन दोनों का मान हम इसमें रखें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का मान हम वैसे रख देते हैं, मतलब क्या 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अगर वैसे हम मान रखें इसमें तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे साइन थीटा कितना है 4 बटे 5, साइन थीटा का मान हमने रख दिया, प्लस आगे क्या है 2, फिर गुणे कॉस थीटा कितना है 3 बटे 5 बटे 3 गुणे साइन थीटा कितना है 4 बटे 5 माइनस 2 गुणे कॉस थीटा कितना है 3 बटे 5। ठीक है, अब इसको अगर हम सरल करें तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 बटे 5 माइनस 3 दूनी 6, 6 बटे 5, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12 बटे 5 माइनस 6 बटे 5। ठीक है, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, हर बराबर है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा 12 6 18 बटे 5 बटे 12 माइनस 6 मतलब 6 बटे 5। ठीक है, तो यहां से मिलेगा 18, ये बटे 5 है, ये नीचे 5 में आ जाएगा, और ये 6 है नीचे गुणा, और ये नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, मिलेगा क्या 6 कन्ना 6, अब 6 दिए 18।
तो हमें मान कितना मिला? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो श्रेणी हमें दे रखी है, श्रेणी हमें दे रखे 3, 8, 13, 18, 23। ठीक है, और इसमें हमें 33वां पद ज्ञात करना है। 33वें पद का मान ठीक है, तो इसमें हमें 33वें पद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। ठीक है, तो इसमें ये श्रेणी दे रखी है जी सर, ये श्रेणी के पद है। ठीक है, ये श्रेणी के पद है। तो पहला पद हमारा 3 है, दूसरा पद हमारा 8 है, तीसरा पद हमारा 3 है। तो हम यहां से हमें पहला पद a मिल गया, a कितना हो गया? 3। अगर हम सर्वांतर d की बात करें तो d बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है? 8। पहला पद कितना है? 3। सर्वांतर कितना मिल जाएगा? 5। सर्वांतर मिल गया। ठीक है, सर्वांतर मिल गया। अगर हम nवें पद की बात करें तो nवें पद का मान क्या होता है? nवें पद का मान का फार्मूला क्या होता है? nवें पद का मान होता है a प्लस n-1 इंटू डी। पढ़ा है? सभी लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे पास a पता है, d पता है, n हमें यहां से मिल जाएगा। n मतलब क्या? 33वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 33वें पद का मान ज्ञात करना है। तो n हम यहां रख देंगे। अगर n हम यहां रख देंगे तो यहां से हमें nवें पद का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम रखें मान। ठीक है, तो यहाँ a हमें कितना दे रखा है? 3। n कितना मिल गया? 33 माइनस 1। d हमारे पास कितना है? 5। ठीक है, तो यहाँ 33 से 1 हम घटाएं तो हमारे पास कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। और ये गुणे में कितना है? 5। तो 32 की 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 32 की 5 से गुणा करेंगे आएगा 160। ठीक है, अगर 160 में हम 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 163। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा 33वें पद का मान। 33वें पद का मान कितना मिल जाएगा? 163। ठीक है, आसान है, हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेगा। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी तरह का है। श्रेणी दे रखी है और उसका हमें पद ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी में हमें 10वां पद ज्ञात करना है। पहले कौन सा पद ज्ञात करना था? 33वां। ठीक है, तो श्रेणी कौन सी दे रखी है पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो श्रेणी दे रखी है, श्रेणी दे रखी 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो यहां पे ये कौन सी श्रेणी है पहले ये पहचानो। कौन सी श्रेणी है ये? कौन सी श्रेणी है?
तो पहले हमें दे रखी थी समांतर श्रेणी, ये दे रखी है हमें गुणोत्तर श्रेणी। ये कैसे हम ज्ञात करेंगे? ये हम ज्ञात करेंगे, देखो कि यहाँ पर अगर हम दूसरे पद को पहले पद से भाग करें तो कितना आएगा। दूसरे पद को पहले पद से भाग करें तो हमारे पास 2/1 मतलब 2 आएगा। 2 आएगा सर्वानुपात, जिसे हम कहते हैं सर्वानुपात। ठीक है, तो सर्वानुपात को हम लिखते हैं R से। ठीक है, अगर यहाँ हम तीसरे पद को दूसरे पद से भाग करें तब भी कितना हमें आएगा? कितना आएगा? 2। ठीक है, अगर भाग करने पर हमें कोई सेम संख्या मिलती, एक ही अनुपात मिलता है, तो उसे हम कहते हैं सर्वानुपात। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो अगर इसका हमें nवां पद ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला होता है nवें पद का मान बराबर a r की पावर n-1। ये नोट कर लो। ठीक है, तो यहां पर भी a मतलब वही, a मतलब पहला पद, r मतलब यहां पर क्या होगा? r होगा सर्वानुपात। ठीक है, और n बराबर क्या होगा? जिस पद का मान हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो a बराबर कितना हमें दे रखा है? 1 दे रखा है। r बराबर हमें यहाँ कितना मिला? r बराबर हमें मिल गया 2। और n बराबर कौन से पद का मान ज्ञात करना है? 10। ठीक है, तो अगर इसमें हम रखें तो 10वें पद का मान क्या हो जाएगा? 10वें पद का मान हो जाएगा 1 गुणे r कितना है? 2 की पावर कितनी है? 10 -1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा 1 गुणे 2 की पावर 10 -1 कितना? 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 9 बराबर कितना होता है? 2 की पावर 9 बराबर कितना? 512। ठीक है, तो 2 की पावर 9 बराबर कितना? 512। ठीक है, हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन ए बराबर 4/5। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? हमें दे रखा है साइन ए बराबर 4/5 और साइन थीटा बराबर होता है कितना है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से हमें लंब पता चल गया और कर्ण पता चल गया। कमी का है कि कमी रह गई हमारे पास आधार की। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अगर ये हमारे पास कोण ए है और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हमारे पास कितना मिल जाएगा? 4 और कर्ण कितना मिल जाएगा? 5। तो यहाँ से हम पाइथागोरस लगा के हम यहाँ से आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। लंब कितना दे रखा है? 4, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया। आधार हमें निकालना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है,
हमें निकालना है कितना, आधार। तो अगर ये देखो इधर 16 है, अगर इसका पक्षांतर करेंगे ये केवल आधार बचेगा। जो हमें निकालना होगा हमको उसको अकेला करना है, ठीक है। जो चीज हमें निकालनी है उसको अकेला कर देते हैं। ये बराबर के उधर 16 है, प्लस का है, बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना आएगा, आधार बराबर आएगा √9। √9 कितना मान, 3। तो आधार कितना निकल आया, 3। हमें सब कुछ पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, ठीक है। तो यहां से हम अब इससे हम इस त्रिभुज से हम कोसेक ए भी निकाल सकते हैं, tan ए भी निकाल सकते हैं, cos ए भी निकाल सकते हैं। हमें तीनों की जरूरत है, तो हम इस त्रिभुज से हम तीनों के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। और तीनों के मान निकालने के बाद हम इसको जो है इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कोसेक ए। तो कोसेक ए कितना होता है, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 4। tan ए कितना होता है, tan ए होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। अगर cos ए की बात करी जाए तो cos ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। हमें cos भी पता चल गया, tan भी पता चल गया, cosec भी पता चल गया। अब ये सारे मान हमको बस इसमें रखने हैं और गुणा भाग करनी है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो रखते हैं, क्या दे रखा है 3 कोसेक ए। कोसेक ए हमारे पास कितना मिला 5/4 माइनस tan ए कितना मिला, tan ए मिला 4/3 बटे 2 cos ए। cos ए कितना मिला 3/5 माइनस 4 गुणे tan ए। tan ए कितना मिला 4/3, ठीक है। तो अब इसकी हम गुणा भाग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मिल जाएगा 15/4 माइनस 4/3 बटे 3 दूनी 6, 6/5 माइनस 16/3। अब इसको हम डायरेक्ट घटा नहीं सकते क्योंकि इसके हर बराबर नहीं है, तो पहले इसके हम हर बराबर कर ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कमी किसकी है, यहाँ पर कमी किसकी है, यहाँ पर 4 की कमी है, तो यहाँ हम 4 से ऊपर कर देते हैं गुणा और 4 से नीचे, दोनों तरफ कर देते हैं। यहाँ कमी किसकी है 3 की, तो यहाँ 3 के ऊपर गुणा कर देते हैं और 3 की नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। बराबर हो गया है, 4 3 12, 4 3 12 बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ कितना है 5, तो यहाँ कितना है 3, तो यहाँ हम ऊपर करेंगे कितने 3 से गुणा, नीचे भी करेंगे 3 से गुणा, यहाँ भी 5 से ऊपर करेंगे और यहाँ 5 से करेंगे, समझ गए। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 15 तिया 45 माइनस 4 चक्कू 16 बटे में कितना 4 3 12 बटे, ये हो गया ऊपर का पार्ट हो गया। अब 6 तिया 18 बटे 15 और ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, ठीक है। अब इसको हम घटा लेते हैं, कितना मिलेगा 45 से 16 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 29, ठीक है। बटन कितना था 12। अगर हम 18 से 80 घटाएं तो हमारे पास कितना बचेगा, 18 से 80 तो हम घटा नहीं सकते, तो हम 80 से 18 घटाएंगे, ठीक है। तो 80 से 18 घटाने के लिए हम 80 से 20 घटा देते हैं और 20 घटाने के बाद फिर उसमें 2 फिर से वापस कर देते हैं, ठीक है। तो 80 से हम 20 घटाएं तो बचेगा 60,
और हमने 2 ज्यादा घटाए थे, 2 वापस करने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 62। ठीक है, तो ये हो गया 62। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हम साइन कौन सा लगाएंगे, साइन वो लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। संख्या कौन सी बड़ी है 80, तो साइन कौन सा लगाएंगे 80 वाला। ठीक है, बटे में कितना 15। ठीक है, अब ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य पदों की गुणा अलग हो जाएगी, बाह्य पदों की गुणा अलग हो जाएगी। तो यहां से हमें कितना मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा यहां से हमें मिलेगा 29 गुणे 15 बटे 62, वो भी माइनस का 62 गुणे 12। कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। ठीक है, तो अब इसकी गुणा कर लेते हैं। 29 पंजे कितना हो जाएगा, 29 पंजे 145, कितना हो जाएगा 145। और 62 चक्कू कितना हो जाएगा 248, कितना हो जाएगा 248। और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 145 बटे 248 माइनस का होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 की पावर x। ठीक है, बराबर 16 की पावर 2, 2 की पावर 3x। ठीक है, हमें यहाँ निकालना क्या है, x निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है x, तो एक चीज हम इसमें बता दें कि एक नियम याद रखना, आधार बराबर तो घाते आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर नहीं बराबर है आधार तो हम आधार को बराबर करेंगे, आधार को बराबर करेंगे। ठीक है, आधार को बराबर करने के बाद घातों की आपस में तुलना कर देंगे और वहां से हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करें हम, 16 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, आधार कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 उठा लेते हैं, 2 की पावर x बराबर 16 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये पावर देखो a की पावर m की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है इस फार्मूले से। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3x। ठीक है, ये रहेगा 2 की पावर x। ठीक है, अब ये हमारे पास आधार हो गए सेम, तो अब हम घातों की तुलना कर सकते हैं। तो ये घात कितनी थी, 2 की पावर x बराबर 4 इंटू 2 की पावर 3x। ठीक है, ये इधर गुणे में है तो इधर ये बटे में आ जाएगा, हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x बटे 2 की पावर 3x बराबर कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हमने एक बताया था a की पावर m बटे a की पावर n बराबर कितना हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस 3x बराबर 4। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 बराबर कितना 4। ठीक है, तो यहाँ 2
की पावर x माइनस 3x बराबर 2 की पावर 2। फिर आधार सेम हो गए, फिर घाते बराबर हो जाएंगे। तो घाते बराबर हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3x बराबर कितना, 2। ठीक है, यहाँ ये x प्लस का है, ये माइनस का 3x है। ठीक है, तो यहां से अगर हम घटाएंगे तो x से माइनस 3x नहीं कर सकते, तो 3x से x घटाएंगे, तो 3x से x घटाएंगे, मिलेगा हमें 2x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये साइन भी तो है निगेटिव का, तो साइन हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर साइन हम लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, क्या मिलेगा, 2। ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, x बराबर कितना मिलेगा, -1। ये माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, और कटने के बाद बचेगा 1, तो हमें x बराबर कितना मिलेगा, -1। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 300 से 500 के बीच 7 की कितनी प्राकृतिक अपवर्त संख्याएं होंगी। ठीक है, तो मतलब हमारे पास वो संख्या होंगी जो 300 से बड़ी हो और 500 से छोटी हो। ठीक है, और 7 से अपवर्त मतलब वो संख्याएं 7 से विभाजित हो जानी चाहिए, पूर्णतया विभाजित हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो पहली बात तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 300 से जस्ट बड़ी ऐसी कोई संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 300 7 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा, यहां से इस पर बच जाएगा। ठीक है, तो हम अब चेक करते हैं 301। अगर 301 को हम 7 से भाग करें तो ये क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 से विभाजित हो गया पूरा, शेषफल हो गया 0। तो हमारे पास पहली कौन सी संख्या होगी, 301। पहली संख्या होगी 301। दूसरी कौन सी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी 301 से 7 ज्यादा होगी, मतलब 308। ठीक है, 308 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, हो जाएगी। अगर ना हो तो आप चेक कर लो इससे, 7 करना 7, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, कट गया पूरा मतलब है, शेषफल तो बचा नहीं। ठीक है, तो अगली कौन सी संख्या होगी, 308। और भी संख्याएं होंगी। अब इसमें एक चीज और हम चेक करते हैं कि 500 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 500 है 7 से पूर्णतया विभाजित, 500 को भाग करो 7 से, 7 से 49 नहीं होगा, 499 ये भी नहीं होगा, 498 ये भी नहीं होगा, 497 हो जाएगा, 7 करना 7, 749, 7 करना 7 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास आखिरी कौन सी संख्या होगी, 497। ठीक है, ये हमारे पास हो गई श्रेणी। अब इसमें एक चीज का ध्यान दे रहे हो तुम, इसमें जो है, इसमें जो हमें संख्याएं तो मिल गई, संख्याएं मिली इस श्रेणी में। ये कौन सी श्रेणी बनी, ये श्रेणी बनी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें अगर समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर होगा, तो सर्वांतर d बराबर कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 308, अगला पद कितना है 301, कितना सर्वांतर आएगा 7, d बराबर कितना है 7, a बराबर हमें कितना दे रखा है 301, पहला पद कितना है 301 ही तो है। ठीक है, अब तुमने पढ़ा है कि अंतिम पद का मान, अंतिम पद का मान, nवां पद का मान पढ़ा है तुमने, nवें पद का मान बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, हमें यहाँ nवां पद तो पता है, मतलब अंतिम पद तो पता है, लेकिन कितने पद होंगे ये नहीं पता है। अंतिम पद का मान पता है, लेकिन अंतिम पद कितने होंगे ये नहीं पता है। अंतिम पद का मान कितना है, 497 है, तो अंतिम पद nवां पद मान लेते हैं हम यहाँ पर। तो nवां पद बराबर कितना हो जाएगा, 497। a कितना है, a है अपना 301 प्लस n, कितने पद होंगे ये हमें पता नहीं होंगे। ठीक है, तो हम n को ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, तो n को हम ऐसे ही रख देंगे। और d हमारे पास कितना है, d हमारे पास दे रखा है 7। ठीक है, अब इसको हमें करना है हल। ठीक है, तो करते हैं। पहली बात तो जो हमें निकालना है उसको हम कर देते हैं अकेला। हमें ये निकालना है n, तो n को हम अकेला करेंगे। कैसे अकेला करेंगे, ये इधर 301 प्लस में है, इधर इस 301 को प्लस से हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, 497 माइनस 301। ठीक है, ये क्या बचा, n-1 इंटू 7। ये 7 इधर गुणे में है, इधर आएगा कितने में हो जाएगा, बटे में। ठीक, 497 से 301 घटाएं, कितना बचेगा, 497 से हम 300 घटाएंगे, बचेगा हमारे पास 197। और फिर हमको एक और घटाना है अभी, बचेगा कितना, 196। कितना बचेगा, 196। बटन कितना है, 7। ये कितना है, n-1। अब ये बटन है तो इसको हम कैंसिल आउट भी कर लेते हैं। 7 1 7, 7 दूनी 14, बचे कितने, 5। कितने हो गए, 56। 56। तो n-1 बराबर कितना है, 28। ये इधर माइनस का 1 है, इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस का। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n बराबर 28 प्लस 1 बराबर कितना, 29। कितने पद होंगे टोटल हमारे पास, 29 पद। यहाँ पर टोटल हमारे पास 29 पद होंगे। ठीक है, सब कुछ संभाल के करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें रेखा दे रखी है, एक्स अक्ष दे रखा है, वाई अक्ष दे रखा है, और इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस त्रिभुज, इन रेखाओं से बने क्षेत्रफल, और इस रेखाओं से बनी आकृति के हमें निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो हमें रेखा कौन सी दे रखी है, 8x प्लस 3y। रेखा कौन सी दे रखी है, 8x ठीक है, तो हम यहाँ से इस मतलब ये रेखा ये कहाँ पर होगी, इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें x बराबर 0 रखते हैं तो हमें यहाँ y बराबर कितना मिलेगा, x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा किसी भी करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर y निकालना है तो यहाँ अगर इधर ये गुणे में 3 है, इधर आएगा बटे में 3, तो कितना मिलेगा, y बराबर हमें मिलेगा कितना, 8। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला 0,8। इस रेखा का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अगर y बराबर हम 0 पुट करते हैं तो y बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 24/8 मतलब 3।
ठीक है, x बराबर कितना हमें मिला 3, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3, 0। ठीक है, तो ये रेखा कहाँ से होकर गुजरेगी, ये रेखा इन बिंदुओं से होकर गुजरेगी, तो ये बिंदु हम इस पर ढूंढ लेते कहाँ है। ठीक है, तो 0, 8, x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर कितना है 8, ये कहीं यहाँ से होकर गुजरेगी, है ना। यही तो हमारा बिंदु होगा x बराबर 0, 8, x बराबर 0, y पर कितना है 8। ठीक है, दूसरा बिंदु कितना है, x पर कितना है 3 और y पर कितना है 0, तो x पर हम 3 चले, ये मिल गया, y पर कितना चलना है 0 चलना है, तो 0 मतलब इसी एक्सिस पे ही रहेगा, तो हमारे पास 2 बिंदु मिल गए। तो ये रेखा कहाँ से होकर गुजरेगी, ये रेखा होकर गुजरेगी यहाँ से। ठीक है, इस बिंदु के कितने क्या निर्देशांक होंगे 3, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3, 0 और ये हमें कौन सा बिंदु है, ये हमारे पास बिंदु है 0, 0। तो हमें यहाँ 3 बिंदु मिल गए, यहाँ से हमें 3 बिंदु मिल गए और 3 बिंदु और ये 3 बिंदु किस आकृति के होंगे, ये 3 बिंदु इस आकृति के होंगे और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें x1 y1 कितना मिल गया, अगर यहाँ हम x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2 मान लेते हैं, ये x3 y3 मान लेते हैं, x1 बराबर कितना मिल गया 0, y1 बराबर कितना 0, x2 बराबर कितना 3, y2 बराबर कितना 0। ठीक है, x3 बराबर कितना 0, y3 बराबर कितना 1। सारे हमें मान मिल गए, x1 x2 y1 y2 x3 y3। अब यही सारे मान उठा के हमको इसमें रख देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, x1 कितना हमारा 0, y2 माइनस y3 कितना है 0 माइनस y3 कितना है 8 प्लस x2 कितना है, x2 है 3, y3 कितना है 8, y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है, x3 है 0, y1 कितना है 0, y2 कितना है 0, 0 माइनस 0 इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और -8 की गुणा करोगे 0 से, ये भी हो जाएगा 0, ये दोनों 0 हो गए। हमें सिर्फ इसको चाहिए, तो ये 8 से 0 घटाओगे 8 ही रहेगा और ये 3 इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये 0 हो गया प्लस ये हो कितना आया 24, ये कितना आया 0, तो ये कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 1/2 इंटू 24 बराबर कितना 12 यूनिट स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल मिला 12 यूनिट स्क्वायर। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा को 3:5 में अंतः विभाजित करती है। ठीक है, तो इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम एक रेखा बना लेते हैं AB। ठीक है, तो बिंदु A होंगे तुम्हारे, बिंदु A तुम्हारे क्या है 2, 4, बिंदु B क्या है 6, 8। ठीक है, और किस अनुपात में विभाजित करती है P मान लेते हैं x, y। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक मान लेते हैं x, y। किस अनुपात में विभाजित करती है 3:5 में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें x1 मिल गया, यहां से हमें y1 मिल गया, ये हमें x2 मिल गया, ये हमें y2 मिल गया और ये हमारा हो गया m1 और ये हमारा हो गया m2। अगर कोई बिंदु P किसी रेखा को अंतः विभाजित करता है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था कि x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2
x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो x हमारे पास क्या मिलेगा, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, हमारे पास m1 पता है, x1 पता है, y1 पता है, m2 पता है, x2 पता है, y2 पता है, सब पता है। हमें सिर्फ ये निकालने हैं, x और y निकालने हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हमारे पास पता है, सारी चीजें हम इसमें रख देंगे तो हमें x मिल जाएगा, इसमें रखेंगे तो y मिल जाएगा। ठीक है, तो हम समीकरण मतलब एक से चलेंगे, एक नंबर इक्वेशन से। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, मान रखें, तो x बराबर मान रखने पर हमें मिलेगा m1 कितना है, m1 कितना है, m1 है 3, x2 कितना है, x2 हमारे पास है 6, प्लस m2 कितना है, m2 हमारे पास है 5, और हमारे पास x1 कितना है, x1 है हमारे पास 4। फिर बटे में क्या है, बटे में है m1 प्लस m2, तो m1 हमारे पास कितना है 3, m2 कितना है 5। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 6 3 18, 5 को 20 बटे 5 3 8, ये हो गया तुम्हारा 38 बटे 8। ठीक है, इसको भाग कर लेते हैं, 2 चक्कू 8, ये 19, तो हमारे पास इसके निर्देशांक क्या मिलेंगे, 19 बटे 4। x बराबर हमें क्या मिला, 19 बटे 4। ठीक है, अब y बराबर हम निकाल लेते हैं, y बराबर क्या होगा, m1 कितना है 3, y2 कितना है 8, प्लस m2 कितना है 5, y1 कितना है 4 बटे 3 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस 20 बटे 8। ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 44 बटे 8। 4 दूनी 8, 4 11 हम 44, हमारे पास क्या मिलेगा 11 बटे 2। y बराबर कितना आया, 11 बटे 2। x मिल गया, y मिल गया, यही x y हमारे p के निर्देशांक होंगे। तो p x कामा y बराबर कितना मिल गया, 19 बटे 4 कामा 11 बटे 2। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि निम्न सारणी से माध्य तथा माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, तो ये हमारे पास सारणी दे रखी है, तो सबसे पहले तुमको वहां चेक क्या करना है कि हमारे पास वर्गंतराल दे रखा है या हमें डायरेक्ट मध्यमान दे रखा है। ठीक है, अगर डायरेक्ट मध्यमान दे रखा है तो तुमको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, फार्मूला क्या अप्लाई करना है, सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f। ठीक है, तो अगर वर्गंतराल दे रखा है तो वर्गंतराल दे रखा है तो उससे पहले हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा, लेकिन वर्गंतराल भी एक बार हमको चेक करना पड़ेगा कि वो वर्गंतराल सतत है या असतत है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिएगा ये 40 से 49 है, लेकिन यहाँ 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास सतत नहीं है, ये असतत है। ठीक है, अगर ये हमारे पास यहाँ 50 पे खत्म होता पहला वर्गंतराल और दूसरा भी 50 से स्टार्ट होता तो हमारे पास हो जाता सतत वर्ग अंतराल। तो सतत है नहीं, तो सबसे पहले इसको हम सतत वर्ग अंतराल में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पे जो है हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सतत कैसे बनाएंगे, सतत बनाने के लिए हमें तुम्हें एक डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक क्या रहेगी, तुमको यहाँ पे देखना है क्या कितना है 49, तो यहाँ पे कितना है 50। इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना, अंतर है 1 का, 1 अंतर है। 1 को कर दो तुम 2 से भाग, कितना आएगा 0.5। इसमें 0.5 जोड़ देना है और इसमें 0.5 घटा देना है, इसमें 0.5 जोड़ देना है, इसमें 0.5 घटा देना है
इसमें 0.5 जोड़ देना है, इसमें 0.5 घटा देना है, इसमें भी 0.5 जोड़ना है, इसमें 0.5 घटाना है, इसमें 0.5 जोड़ना है, इसमें 0.5 घटाना है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया हम करके एक नया वर्गंतराल तैयार करेंगे। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया करके एक नया वर्गंतराल तैयार करेंगे और फिर उससे हम मध्यमान निकालेंगे। ठीक है, और फिर मध्यमान निकालने के बाद हम सिर्फ फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो हम यहाँ नया वर्गंतराल क्या निकलेगा, नया वर्गंतराल 40 तो वैसे रहेगा, 40 तो 40 ही हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ इसमें 0.5 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 49.5। ठीक है, इसमें 0 पॉइंट घटाना है, तो ये क्या होगा 50 से 0.5 घटाओगे तो ये बचेगा 49.5। ये इसमें फिर जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 59.5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59.5 से 69.5। ठीक है, ये हो जाएगा 69.5 से 79.5, ये हो जाएगा 79.5 से 89.5, ये हो जाएगा तुम्हारा 89.5 से 99। ठीक, अब ये सतत हो गया। अब देखो जहां पे ये खत्म हो रहा वहां से ये शुरू हो रहा, जहां से ये खत्म हो रहा वहां से ये शुरू हो रहा। अब ये सतत हो गया। अब इसका हमें मध्यमान निकालना है, मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान के लिए एक हम अलग सारणी बना ले। ठीक है, तो इसके लिए जो हम ये मध्यमान के लिए हम 40, ये वर्गंतराल की जो है लोअर लिमिट और वर्गंतराल की उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप इसको जोड़कर जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोई तकलीफ जोड़े जी है ना कि घटाए जी। वर्गंतराल की निम्न सीमा, वर्गंतराल की उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है, जोड़ के भाग भी करना है। हाँ ठीक, ठीक है, जितना भाग करके आएगा उतना यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, वीडियो में कैलकुलेशन नहीं दिखा हुआ है, खोलो तो नहीं डायरेक्ट कर लिए तो फिर बहुत टाइम लगी। फिर खोलो, फिर कैलकुलेशन करें में बड़ी दिक्कत भी चीज़ है, तो समझ आएगा। थके हम हो गए हैं तब बोला। कमला में जला देना
और फिर में बारंबारता है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। अब बता रहे हैं, बस लिख ले तो सब, फिर हम आराम से समझ पाएंगे। और ऐसे बुरा करेगा तो हमसे अगर बीच में गलती हुई तो तुम लोग कहीं कहते हो वीडियो में गलती हुई। फिर यूँ ना देखें कहीं गलत बात। छः पाँच 11 11 19 19 29 29 29 29 35 35 तो बड़ा लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें नया वर्गंतरण निकालने के बाद इससे हम मध्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, मध्यमान निकाल लिया, फिर इसके बाद मध्यमान की बारंबारता से गुणा करके हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सबके लिए सारे मध्यमानों की उसके संगत बारंबारता से गुणा करके हम एक नई टेबल बना देते हैं। ठीक है, फिर इन सब का योग करके हम इधर लिख लेते हैं, और इसमें जो है पूरी बारंबारता का योग कितना हुआ वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कुल पद कितने हैं। ठीक है, फिर हम समांतर माध्य का फार्मूला अप्लाई करते हैं कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स हमें कितना मिला? सिग्मा एफ एक्स हमें मिलेगा 2790। ठीक है, और सिग्मा एफ हमें कितना मिला? सिग्मा एफ हमें मिला 40। ठीक है, तो 40 से हम इसको भाग कर दें, 0 से 0 कट गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 छंग 24, 3 बचेगा। भाग करने पर हमारे पास आएगा समांतर माध्य बराबर 69 तो इसको भाग करने के बाद हमें मिलेगा 69.75। यही हमारा होगा समांतर माध्य। ठीक है, अगला पार्ट हमारे पास है माध्यिका ज्ञात करना। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम जो है संचयी बारंबारता मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इन बारंबारताओं का नियत जो है योग करते चले जाएंगे, हमें मिल जाएगी कुमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता। ठीक है, तो पहली हमें क्या है 5, फिर उसका अगला पद जो है 5 में जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 11। ठीक है, फिर 11 में उसका अगला पद जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा 19। ठीक है, 19 में अगर हम अगला पद जोड़ेंगे हमें क्या मिल जाएगा 29। ठीक है, फिर 29 में अगर हम 6 जोड़ेंगे हमें मिलेगा 35। और 35 में अगर हम 5 जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा 40। ठीक है, तो हमारे पास n बराबर कितना मतलब कुल पद कितने निकल कर आए 40। कुल पद कितने निकल कर आए 40। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 40। ठीक है, यहां से हम अब जो है हम माध्यिका का पहले हम सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारी जरूरतें होंगी उनको जो है इससे हम लिखेंगे और फिर जो है इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम माध्यिका का सूत्र लिख लेते हैं। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू I, जहां I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा L2 माइनस L1। ठीक है, तो यहां हमें माध्यिका वर्गंतराल निकालना पड़ेगा। माध्यिका वर्गंतराल, हमारे पास पदों की संख्या कितनी है 40। तो इसका हम अगर n/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 मिलेगा। n/2 मतलब n कितना है 40, इसका आधा करेंगे हमें क्या मिलेगा 20 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो हमारा 20वां पद किस में आ रहा है, 20वां पद हमारा इस संचयी बारंबारता के संगत आ रहा है और इस संचयी बारंबारता के संगत हमारा वर्गंतराल कितना है ये है। तो वर्गंतराल की निम्न सीमा हमारी हो जाएगी L1, यही हमारा हो जाएगा L, और वर्गंतराल की उच्च सीमा हमारी हो जाएगी L2। ठीक है, और इसके संगत जो हमारी बारंबारता हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी F, और इसके संगत जो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी। ठीक है, अलग सामने बना लेता हूँ, अलग सामने बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बनाएंगे सारी तब समझ में बढ़िया देखो। ठीक है, यहां से हमें F पता चल गया, N भी हमारे पास है, F और N ये तीनों हो गए। I हम L1 L2 से यहां से निकाल लेंगे और L हमें पता है यहां से निकाल लेंगे। सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब बस हमको इसको फार्मूले में रखना है और गुणा भाग करना है। ठीक है, तो रख ले फार्मूले में। हमारे पास L कितना है 69.5 प्लस N कितना है 40/2 माइनस F कितना है 19 और स्मॉल f कितना है 10। ठीक है, L2 माइनस L1 कितना निकलेगा हमें, L2 माइनस L1 हमारे पास आएगा 10। अगर 79.5 से 69.5 घटा देंगे हमें कितना मिलेगा 10। तो I की जगह हम कितना लिख सकते हैं 10। ME है, इसको हम मीडियन को इंग्लिश में माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, और मीडियन के हमने 2 लेटर पहले शॉर्टकट में उठा लिए ME लिख दिया। ठीक है, थोड़ा मतलब याद रखना, इससे मतलब डाउट होना नहीं चाहिए भाई तो मैंने बुझा। ठीक है, तो यहाँ से ये 10 कैंसिल हो गए,
इसको हम 2 से भाग करेंगे, ये 20 आएगा, 20 से 1 कम हो जाएगा कितना, 20 से 19 कम हो जाएगा कितना बचेगा 1, और ये कितना हो गया, तो माध्यिका बराबर हमें कितना मिला 69 1 70, और ये 0.5 प्लस में, तो हमारी माध्यिका कितनी हो गई 70.5, ठीक है।